Hello everyone. In this video, we will discuss about force on a moving charge in a magnetic field. चैन से सोना है तो जाग जाइए। मतलब करियर बनाना है तो एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, छोटी छोटी बातें ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जब कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके साथ क्या होता है। हम यहाँ पे ये भी पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड बोर्ड के। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इंटर हुआ तो इसने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल में ये क्लॉकवाइज है। प्रोटॉन इंटर हुआ तो ये भी सर्कल बनाता है, वो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों क्यों कब क्लॉकवाइज होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए ना, यहां इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा आया, अंडरस्टूड है कि कुछ एंगल बना रहा है, 90 का नहीं बना रहा है। तो देखिए ये हेलिकल मोशन में है। तो क्यों ये हेलिकल आता है, ये सब इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और फिर मैं एक बार आपसे बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट छोटी छोटी बात समझिए यदि कैरियर बनाना है तो। देखिए, हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, यू नो दैट। ये आपको पता है कि ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज हम यहाँ पे क्यू रख दें तो कुछ नहीं होगा। वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके बावजूद उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये यदि चार्ज रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। परंतु परंतु यदि इस चार्ज को हम स्ट्रेट लाइन में मोशन देते हैं, जब हम इसे मोशन देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन हो, स्ट्रेट लाइन हो, परंतु ये कुछ ऐसी कर्व मोशन करता है। व्हाट इज द रीजन, सोचिए आप। जब ये कर्व मोशन करता है, इसका मतलब ये है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स ही तो इसे अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर रहा है, भटका रहा है, इसीलिए तो ये कर्व मोशन कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब चार्ज मोशन में होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा। तो ओनली मूविंग चार्ज मतलब चार्ज इन रेस्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में, परंतु चार्ज जब मोशन में होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है। व्हाट इज द रीजन, मालूम है कि मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड था ही। जब दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। चलिए हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये है हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। यहां से यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन देते हैं इस डायरेक्शन में v, कुछ एंगुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड B से यहां पे थीटा एंगल बना रहा है। तो V ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसलिए जो V होगा वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो V दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये कंपोनेंट चूंकि थीटा यहां बन रहा है तो ये होगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। v sin थीटा परपेंडिकुलर है फील्ड के, v cos थीटा फील्ड के पैरेलल हो गया, यानी फील्ड के सपोर्ट में हो गया।
और जब कोई किसी के सपोर्ट में हो जाता है तो फिर वो उसका अपोज नहीं करता। मतलब इस चार्ज पे फोर्स v cos थीटा नहीं लगाएगा। इस चार्ज पे यदि कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो ये वाला कंपोनेंट, मतलब सुनिए, v cos थीटा के कारण, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण, चूंकि ये फील्ड की डायरेक्शन में है, इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, परंतु ये अपोज कर रहा है फील्ड का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसके कारण इस पे फील्ड अप्लाई होगा। तो यह बी कॉस थीटा तो हम नहीं लेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? पहला फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, ये ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। दूसरा फैक्टर है इस पे जो चार्ज है वो क्यू ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ज्यादा फोर्स फील करेगा। और थर्ड फैक्टर है वेलोसिटी नहीं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v sin थीटा। और कौन सा कंपोनेंट? जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट तो फील्ड की तरफ हो गया। तो यहाँ पे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बात करते हैं, ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर ही लिखा है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर फर्स्ट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं। सेकंड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और नंबर थर्ड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। और जब हम इन तीनों को एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B Q V sin थीटा। और यहां पे एक बार तो इसे रीअरेंज कर दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B sin थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट का इनटू करेंगे, Q V B sin थीटा, और ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q V B sin थीटा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F वेक्टर, क्यों तो स्केलर होता है, ये हो जाएगा V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, और V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इक्वल टू VB sin थीटा होता है। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज पार्टिकल को जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा। तो हमें अमाउंट ऑफ फोर्स पता लग गया, परंतु हमने यहाँ पे बात की वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब यह है कि हमें डायरेक्शन पता करना पड़ेगा। और जब तक डायरेक्शन पता नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे, हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे? तो अब हम यहाँ पे पता करने वाले हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाल चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि हमारे चार्ज पार्टिकल पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, किसी दूसरे की सीमा में गया है, बाउंड्री में गया है, लाइन क्रॉस की है, तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। और स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन पता करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स है ना वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम V वेक्टर एंड B वेक्टर, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब परपेंडिकुलर अपवर्ड रहेगा कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड रहेगा, तो हम सबसे पहला डायरेक्शन पता करने के लिए यहां पे बात करते हैं स्क्रू रूल। देखिए, मान लो हमारे पास ये है V वेक्टर और ये है B वेक्टर। हम स्क्रू को हमेशा फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, जब हम स्क्रू को ऐसा घुमाएंगे, ऐसा ऐसा, और आपको पता है, आप अपने हाथ में स्क्रू लेके घुमा के देख सकते हो, तो
तो इस केस में ये स्क्रू को जब हम ऐसे घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, V से B की डायरेक्शन में, यानी स्क्रू कहां जाएगा, इनसाइड, मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनसाइड। परंतु यदि हम इसे बदल दें, हम क्या करें कि यहां पे B वेक्टर कर दें और यहां पे V वेक्टर कर दें। अब हमें V से B की तरफ लेके जाना है, और जब आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो आउटसाइड होगा। तो ये पहला रूल था जिसे हम यूज करेंगे, स्क्रू रूल, उससे हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। पर हमारे पास लिमिटेशन थोड़ी है कि एक ही रूल है। हम सेकंड रूल की बात करते हैं, और वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा तरीका है फील्ड की डायरेक्शन पता करने का, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड, ये देखिए हमने ये तीन केवल यहां पे यूज की, थंब, फार फिंगर एंड मिडिल फिंगर। फार फिंगर हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती है। जो फार फिंगर है, ये वाली जो फार फिंगर है, ये बी देगा, और जो थंब है, थंब बोल दें यहां पे, थंब जो है वो फोर्स बताएगा, जबकि जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी आपको थोड़ा सा ये पता है पहले से भी, परंतु कर लेना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ये बात फिर से आप सुने कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं होती है, उससे अपोजिट होती है। मतलब नेगेटिव चार्ज यदि ईस्ट से वेस्ट जा रहा होगा तो हम डायरेक्शन को वेस्ट से ईस्ट मानेंगे, परंतु पॉजिटिव चार्ज यदि ईस्ट से वेस्ट जा रहा होगा तो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट वही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। फार फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज यदि चल रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, तो फील्ड कहां बनेगा, अंदर की तरफ। देखिए ना ये, और इसमें देखिए आप, ये ऐसे करना पड़ेगा हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। तो मेथड बदल देने से रिजल्ट थोड़ी बदलता है। तो दोनों से हमने यहाँ पे पता कर लिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक सबसे सिंपल है जिसे आप लोग आसानी से यूज कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा इसका यूज कर लेना चाहिए, और ये है राइट हैंड पाम रूल। अब आप अपने राइट हैंड को यूज करें। हाँ, ये लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड हम कम यूज करते हैं, राइट हैंड हम ज्यादा यूज करते हैं। ये है, स्ट्रेच करिए पाम। ये जो तो जो फिंगर्स हैं राइट हैंड पाम की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट हैंड पाम। इसमें जो फिंगर है ना वो फील्ड बताती है, और जो थंब है वो बताता है करंट की डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर मतलब जो हमारी पाम होगी उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि उस पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है। चलिए हम यहीं पे देखते हैं। देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और थंब को बनाना है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, हमने माना है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। तो देखिए आप, ये फील्ड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो जस्ट परपेंडिकुलर इनसाइड फोर्स लगेगा, इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड, इसके आउटसाइड ये, तो यहां पे इसका आउटसाइड मतलब फोर्स इनसाइड, और यहां पे यदि हम बात करें तो देखिए ना ये हो जाए, हाँ चलिए ऐसे ही कर लेते, ये हो जाएगा। तो देखिए फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, आउटसाइड लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स है वो कहां लगने वाला है, आउटसाइड। ये है राइट हैंड पाम रूल। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो मार्कर मैंने रखा हुआ है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तीन चीजें हैं जिनसे आप उसके फोर्स के बारे में पता कर सकते हो। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बताया था कि जब
कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो इंटर करता है और इंटर 90 के एंगल से करता है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है। चार्ज पार्टिकल कितने एंगल से इंटर कर रहा है? चार्ज पार्टिकल एंगल ऑफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कहां इंटर हो रहा है? ये इंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो चूंकि हम डायरेक्शन की बात कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम पता करें कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो इसकी सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन क्या होगी। हम ये इनवर्ड भी बना रहे हैं और एक फील्ड हम बना रहे हैं आउटवर्ड। ये डॉट 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 में आउटवर्ड होता है, बी यहाँ पे लगेगा, बी ये है इनवर्ड है और बी यहाँ पे क्या है? आउटवर्ड है। अब यहां से सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे 90 डिग्री से इस फील्ड में इंटर कर रहे हैं। तीन मेथड हमने डायरेक्शन पता करने की है। वो तीनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप पता करिए कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो देखिए आप, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है अंदर की तरफ, इनसाइड है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहा है करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो ये डायरेक्शन है, तो फोर्स इस पे डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब अंदर जाएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस फील्ड में इंटर करता है? मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड यहां पे बी बोल रहे हैं और बी है इनवर्ड अंदर की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। मतलब यहां पे हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज होगी। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हम इस फील्ड में इंटर करवाएं, तो देखिए राइट हैंड पाम रूल की बात करें तो ये बाहर की तरफ हो गया फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ करंट ये इधर हो गई, ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये ऐसा घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, जो इंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है, फील्ड आउटसाइड है, तो ये घूमेगा ACW। अब हम इसके प्लेस पे इसे हटा दें यहां से, और इसी फील्ड के अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन को इंटर करवा दें। जब ये प्रोटॉन इधर जाएगा तो अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन होती है, डायरेक्शन करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन होती है। तो देखिए ये है, ये डायरेक्शन है, तो इसका अपवर्ड, मतलब ये प्रोटॉन जो है वो ऐसा मूव होगा, और प्रोटॉन यदि इस फील्ड में इंटर हुआ तो ACW, और प्रोटॉन यदि इस फील्ड में इंटर हुआ, इसे मिटा दें नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन मत समझना, इस फील्ड में इंटर हुआ तो फिर देखिए ये बाहर की तरफ है, और अब ये ऐसे कर ले हम, ये बाहर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये प्रोटॉन जो है वो ऐसा घूम जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन यदि इस फील्ड में एंटर करता है तो क्लॉकवाइज मोशन करता है। अब ये समझने के बाद हमारे पास, चूंकि हमने डायरेक्शन पता कर ली है, और अब हमें ये किस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये तीनों चीजें अब हमें पता होनी चाहिए। चलिए हम ये तीनों चीजें पता करते हैं। परंतु देखिए फिर हम आपसे बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब फील्ड के परपेंडिकुलर वो फील्ड में इंटर होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये ही आपका कैरियर बनाती हैं। इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, और ये ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन। और जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन क्यों करेगा,
नो सेंट्रीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन भी नहीं होगी। मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, किसी फील्ड में इंटर है ये, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ओमेगा है, तो वो भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता कर लेना चाहिए कि इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए कंपलसरी है, आवश्यक है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो ये तो तुम लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना चार्ज पार्टिकल, वो ही उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और वो फोर्स हमने निकाला था क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और पता थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि सेंटर के साथ सरकमफ्रेंस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है पता है आपको, 1। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इस v से ये स्क्वायर कैंसिल, तो I इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। इस रेडियस से वो रिवॉल्व होगा, इस सर्कुलर मोशन की ये रेडियस हो गई है। ओके, रेडियस हमने फाइंड कर ली है। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। आपको ये रिलेशन मालूम है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो r की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां पे रख दीजिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे तो एम वी, नीचे क्यू भी जाएगा तो हम इसे ऊपर पहुंचा दें। इस v से ये v कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। अगली चीज जो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करें। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये हमें पता है 11th क्लास से। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू यहां से रख दीजिए। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करें टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, तो ये बात भी हम लोगों को पता है कि t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू होता है। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें तो t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे एक बात देखनी पड़ेगी, वो बात आपको मार्क करनी पड़ेगी कि यहां पे टाइम पीरियड निकाल रहे हैं परंतु यहां पे कहीं वेलोसिटी नहीं है। मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। ये नोट कर ली जाए ये बात। अब रेडियस, वो कितनी रेडियस रहेगा, तो हमने रेडियस यहां पे फाइंड की थी। तो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास ज्यादा होगा चार्ज पार्टिकल का तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी ज्यादा होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसकी रेडियस कम होगी प्रोटॉन से। प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से, और यदि अल्फा पार्टिकल एंटर करे तो उसका मास तो 4 टाइम्स होता है, तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो ऐसा एक आध ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ न्यूमेरिकल करें तो ही न्यूमेरिकल होंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो भी न्यूमेरिकल होंगे, परंतु फिर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो मास ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा।
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जो न्यूमरेटर है वो जब सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो रेडियस भी बढ़ जाएगी। फिर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब यहां गड़बड़ हो गई। अब हमें क्यू ज्यादा होगा तो हमने अल्फा पार्टिकल की बात की थी तो उसका तो क्यू भी ज्यादा है, एम भी ज्यादा है ना। तो इन दोनों को कंबाइनिंग इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू। हम एक ये भी यूज कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को कंपेयर करेंगे तो हम ये दोनों चीजें यूज कर लेंगे। और लास्ट है हमारे पास आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगी। तो वो बोलते हैं, पहले एक बात हमें यहीं पे क्लियर कर ले, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। देखो प्रोटॉन भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी। वो आप बता सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, फील्ड की डायरेक्शन देख के। परंतु अभी हम केवल ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा रेडियस से सर्कुलर मोशन करेगा। तो यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो आर पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन क्यू पी, और यदि अल्फा पार्टिकल की बात करें तो आर अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा। और ये आपको पता है, आप प्रोटॉन और अल्फा को कंपेयर कर लीजिए। मास 4 टाइम होता है 4 एम पी, यानी प्रोटॉन के मास से 4 टाइम मास होता है। और प्रोपोर्शनली लिख दें, अभी हम प्रोपोर्शनल कर देते हैं। और चार्ज 2 टाइम होता है प्रोटॉनिक चार्ज से, तो 2 इंटू क्यू पी, ये प्रोपोर्शनल रहने देंगे। अब हम दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो इक्वल लग जाएगा आर अल्फा। तो हमारे पास क्या आएगा, एम पी अपॉन क्यू पी, और ये क्योंकि नीचे आया है तो 2 क्यू पी अपॉन 4 एम पी। तो क्यू पी से क्यू पी कैंसिल, एम पी से एम पी कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये जाएगा 1/2, 1:2। मतलब जो आर अल्फा होगी वो 2 टाइम्स ज्यादा होगी किससे, प्रोटॉन से। तो इनसे हमें ये इंफॉर्मेशन भी यहां से हमें मिल जाती है। इसे तो मिटा देते हैं, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी है। अब हम इसे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम ई ही मान लेते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम क्या करें, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, फर्स्ट इंटू एम बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसका एम का इंटू कर दें। और पता है 2m का कर दें, 2m का, ये 2 भी तो हटाना पड़ेगा, 2me इज इक्वल टू, यहाँ पे 2m का इंटू करेंगे तो 2 से तो ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। तो mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2me, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये mb की जगह आप रख दो तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √2me अपॉन क्यूबी। ये रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और किससे रिलेटेड कर दिया हमने उसे, काइनेटिक एनर्जी से। हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन हेलिकल पाथ। जब कोई चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मोशन करेगा, मतलब ये कब करेगा, जब व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अदर देन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, 0, 90
एंड 180। मतलब इन एंगल से यदि चार्ज पार्टिकल इंटर होगा, यार एक और इंपॉर्टेंट बात पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, फिर हम इसे यहीं पे रोकते हैं, सॉरी टू से हम यहाँ पे इंटर करते हैं कि कब कब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा और उस पर फोर्स नहीं लगेगा। मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0 इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कब होगा, तो आपको मालूम है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए वेक्टर की बात नहीं करेंगे। यदि चार्ज 0 हो, चार्ज 0 हो मतलब वो जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल न्यूट्रल हो, यानी न्यूट्रॉन वगैरह हो, तो यदि ए 0 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होता है। सेकेंड, V इज इक्वल टू 0, यानी चार्ज कैसा है, चार्ज इन रेस्ट, और V इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो भी F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात तो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि चार्ज रेस्ट में होगा तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और थर्ड, बी तो होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो ही रहा है। थर्ड में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। मतलब वो फील्ड के पैरेलल चले, मतलब चार्ज कैसे चल रहा है, फील्ड के पैरेलल, तो भी उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। सबसे पहले हमने वो जो पैरेलल कंपोनेंट था ना वेलोसिटी का, इसलिए उसे हमने नहीं माना था। तो ये 3 केस हैं जिसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परंतु F मैक्सिमम कब होगा, F मैक्सिमम होगा तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 सबसे बड़ी वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1। F मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है। चलिए हम अपना हेलिकल पाथ की बात करते हैं। ये डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है अदर देन 0, 90 और 180 से, तो फिर वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा ऐसा। और पता है ये दो पूरे सर्कल, ये वो लूप टाइप बनाते हुए चलेगा ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, बीच की डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। क्योंकि चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है थीटा, तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट हो जाएगा v वेलोसिटी है तो v cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो अब हमें यदि रेडियस फाइंड करना है तो एम वी अपान क्यू बी होता है। यहां पे v नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे केवल v cos थीटा तो उसके फील्ड के पैरेलल हो गया ना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो v के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां पे कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा v का। तो r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी। कब करना पड़ेगा कंपोनेंट, जब वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, तब हम v यूज नहीं करके v का कंपोनेंट यूज करते हैं, तो ये रेडियस आ जाएगी। अब हमें पिच निकालना है, पिच तो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की, तो पिच इज इक्वल टू, एक राउंड पूरा हो जाएगा ना तो टाइम पीरियड, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी होती है। अब ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट कि पिच तो ये है इधर से इधर, तो वेलोसिटी में ये कंपोनेंट आएगा, क्योंकि यहां पे कोई फोर्स की बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये v cos थीटा होगा। तो t इंटू वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी v cos थीटा, और t इज इक्वल टू हमने निकाला था 2 पाई m अपान क्यू बी, ये वैल्यू रख दे, तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई m अपान क्यू बी इंटू वी थीटा। ये पिच निकल आई, तो पिच में इस डायरेक्शन में तो ये लिया था, रेडियस के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कंपोनेंट लिया था, ये हेलिकल पाथ के लिए होती है। और अब हमें
टाइम है कि कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेने चाहिए, और वो न्यूमेरिकल हम करेंगे स्क्रीन पे, तो देखिए आप। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से ये न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, यानी B गिवन है। B इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ओके, अब विथ ए स्पीड ऑफ 6 इंटू 10⁻27 मीटर पर सेकेंड। चलिए स्पीड भी हम लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻27 मीटर पर सेकेंड। हमें सबसे पहले गिवन तो लिख ही लेना चाहिए। If the specific charge of the electron is 1.7 into 10⁻11 कूलम पर kg। आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, चार्ज पर यूनिट मास। मतलब हमें दिया हुआ है Q/m इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? अब ये कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी। चलिए तो हमें वो फार्मूला याद हो जाता है जो कि इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था। R इज इक्वल टू mb अपान Q इंटू बी। ये Q/m, B/Q/m इंटू बी, और ये वैल्यू हमने रखा 6 इंटू 10⁻27 अपान Q/m 1.7 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे B है 1.5 इंटू 10⁻⁻², और ये हमें सॉल्व करने पे आंसर आता है 2.35 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और यदि इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2.35 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास और चार्ज गिवन है whose kinetic energy is 7.2 into 10⁻⁻18 joule is moving in a circular orbit in a magnetic field of 9 into 10⁻⁻5 Weber per meter square. The radius of the orbit is। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, जो कि आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ तो नहीं लिख रहे हैं। हमारे पास जो फार्मूला है R इज इक्वल टू mv/qb, परंतु इन्होंने दिया हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी, तो mv को हमें काइनेटिक एनर्जी में बदलना पड़ेगा। आपको मालूम है हाफ mv² इज इक्वल टू कितना होता है? अरे काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे लिख देते हैं इसे हम। यदि हम ऐसा करें, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और फर्स्ट इंटू 2m बोथ साइड, दोनों तरफ 2m का इंटू कर दें, तो इसमें यदि 2m का इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये m² b² हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं mb² इज इक्वल टू 2m इंटू ई, और ई ये काइनेटिक एनर्जी है, तो mv इज इक्वल टू हो जाएगा √2me, और ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √2me अपान QB। एक नया फार्मूला आ गया। अब हमें ये पूरी वैल्यू दी हुई है, तो वो वैल्यू हम पुटअप कर दें। वैल्यू पुटअप करेंगे तो √2 इंटू मास दिया है 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 7.2 इंटू 10⁻⁻18। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q के बाद B यदि इन्होंने दिया है तो वो B है, कहाँ गया आपका B? मैग्नेटिक फील्ड 9 इंटू 10⁻⁻5, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.25 मीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
A proton and an alpha particles enters in a uniform magnetic field. ये uniform ध्यान देंगे with the same velocity. Velocity भी same है. Then ratio of the radii of path described by them. देखिए R इज इक्वल टू हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है mv/qb. ठीक है, v और b कांस्टेंट है, v एंड b ये दोनों के लिए सेम है, मतलब कांस्टेंट है. कांस्टेंट है तो v और b को यहाँ से हटा दीजिए. इसका मतलब ये है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q. अब प्रोटॉन के लिए यदि हम लिखेंगे तो rp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mp/qp, और यदि अल्फा के लिए लिखेंगे तो r अल्फा इज इक्वल टू m/q अल्फा. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है. इन दोनों का रेशो चाहिए तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दीजिए. तो rp/r अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा mp/m अल्फा इंटू q अल्फा/qp. अच्छा, आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि अल्फा पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ना. तो यदि हम यहाँ पे ही वैल्यू पुटअप करें, m प्रोटॉन हम m प्रोटॉन मान लेते हैं, परंतु m अल्फा मतलब 4mp हो जाएगा. ये 4 होता है ना अल्फा का मास, इंटू q अल्फा को 2qp लिख सकते हैं, और ये qp है. qp से qp कैंसिल, mp से mp कैंसिल, 2 2 जा 4, और ये आया 1/2. इसका मतलब है 1:2. सो करेक्ट आंसर इज ए. तो हमारा आंसर ए हो गया है. चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं. देखिए, ए पार्टिकल विथ 10⁻⁻11 कूलम ऑफ चार्ज. चलिए हम लिखते जाते हैं. यहाँ पे Q हमें दिया हुआ है 10⁻11 कूलम एंड 10⁻⁻7 kg मास. m इज इक्वल टू 10⁻⁻7 kg दिया है. चलिए, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10⁸ मीटर पर सेकेंड. v इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है. अच्छा, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग यदि बात करेंगे तो यहाँ पे हम जे कैप लिख देंगे, क्योंकि वेलोसिटी अकेली वेक्टर है इतनी देर में. अब ए यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला इज एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन. तो b इज इक्वल टू, यानी v वेक्टर है तो v वेक्टर है तो ये हो जाएगा 0.5 टेस्ला x डायरेक्शन, मतलब i कैप. चलिए, ये गिवन है. द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, F इज इक्वल टू Q इन B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. सभी तो दिए हुए हैं, फोर्स की हम वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं. तो F इज इक्वल टू Q हमें दिया हुआ है 10⁻11. V वेक्टर हमें दिया हुआ है 10⁸ J कैप, और B वेक्टर हमें दिया हुआ है 0.5 I कैप, और यूनिट तो न्यूटन हो ही जाएगी. तो F वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसे यदि सॉल्व करते हैं तो 10⁻11 10⁸ इंटू 0.5 बाहर निकाल लेते हैं. J कैप क्रॉस I कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर माइनस के कैप. तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स सॉल्व तो हमने कर ही लिया है. ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और ये जे कैप क्रॉस आई कैप का मतलब माइनस के कैप. सो करेक्ट ऑप्शन इज, कहाँ गया हमारा 5 इंटू 10⁻⁻, ये तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं.
An electron moves state inside a charged parallel plate capacitor at uniform charge density sigma. Okay, ठीक है. The space between the plate is filled with the constant magnetic field of induction B. क्रॉस बना हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड. The time of straight line motion of the electron in the capacitor is. देखिए जरा, एक इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन की यदि बात होती है, इसका मतलब ये है कि एफ, यदि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ नेट इज इक्वल टू 0. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, तो यहां पे ये एफ नेट क्या होगा, ये होगा लॉरेंट फोर्स. तो हमें फार्मूला पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस एफ एम. अच्छा, एफ नेट तो 0 हो गया और 0 हो गया. अच्छा, एक और चीज की यहाँ पे ये ले लेते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन वगैरह से कोई अंतर हमें नहीं पड़ रहा है, तो एफ ई प्लस एफ एम, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ई इज इक्वल टू एफ एम. अब इन दोनों की वैल्यू यदि हम रख दें, एफ ई मतलब ई इंटू ई और एफ एम का मतलब है ई भी बी, तो ये स्मॉल ई से तो ये कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू ई अपान बी हो गया. और प्लेट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है. गॉस थ्योरम में हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू बी. और T इज इक्वल टू टोटल लेंथ दी हुई है ना, T इज इक्वल टू टाइम फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कैपेसिटर, तो T इज इक्वल टू L अपान V होता है. और ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें, तो T इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एल बी अपान सिग्मा. तो एप्सिलॉन नॉट एल बी अपान सिग्मा, करेक्ट ऑप्शन इज बी. चलिए लाइव क्लास की ओर चलते हैं. तो वेलकम बैक. लाइव क्लास में फिर से आपका स्वागत है. तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. और यदि आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि आपका कैरियर यहां से बन सकता है, फिजिक्स के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. तो प्लीज 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 वॉच, कमेंट, सब्सक्राइब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और समझ के कैरियर बनाइए.